क्या शेख हसीना का बांग्लादेश में कमबैक होने जा रहा है? यह चर्चा बांग्लादेश में इन दिनों खूब हो रही है। बैन हो चुकी अवामी लीग का काडर इस संभावना से बड़ा खुश है, तो सरकार के नुमाइंदे इस आशंका से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। 10 जुलाई 2026 को रॉयटर्स के कृष्ण एन दास ने शेख हसीना का लगभग 1 घंटे का टेलीफोनिक इंटरव्यू किया। 5 अगस्त 2024 को हिंदुस्तान आने के बाद शेख हसीना ने लिखे हुए सवालों के जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन इस दफे उन्होंने फोन पर सीधे एक जर्नलिस्ट से बात की। इस इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि वो बांग्लादेश वापस जाने वाली हैं। उन्हें इस बात का इल्म है कि वहां उनकी जान को खतरा है। वहां की अदालत ने उन्हें मौत की सजा दी है। बावजूद इसके वो अपने मुल्क वापस जाना चाहती हैं। रॉयटर्स के इंटरव्यू में उन्होंने एक टाइमलाइन भी रखी कि दिसंबर 2026 तक उनका वापस जाने का प्लान है। लेकिन उनका रोड मैप क्या होगा, वो किस तरह बांग्लादेश जाएंगी, इसकी जानकारी तब उन्होंने नहीं दी थी। इसलिए जब इस बात का ऐलान हुआ कि 5 अगस्त को यानी दूसरी बरसी शेख हसीना के हिंदुस्तान आने की और वहां उनकी सरकार गिरने की, दिल्ली में हसीना पत्रकारों से जब बात करने वाली हैं, तो कयास लगाया जाने लगा कि हसीना शायद अपना आगे का ही रोड मैप दुनिया को बताएंगी। पर इस बात के ठीक पहले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले वर्चुअली होने वाली है, ये कार्यक्रम विवादों में घिर चुका है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि शेख हसीना को बोलने की इजाज़त न दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान की ज़मीन से शेख हसीना बांग्लादेश को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रही हैं, इसलिए ये प्रोग्राम रद्द किया जाए। बांग्लादेश में ये इतनी बड़ी चिंता का विषय है कि भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को पीएम हाउस तलब किया गया। वहां उनसे प्रधानमंत्री तारिक रहमान के जो फॉरेन एडवाइज़र हैं हुमायूं कबीर, उनकी मुलाकात हुई और इस प्रोग्राम को टालने की बात कही गई। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार ने रिपोर्ट किया है कि दिनेश त्रिवेदी ने भरोसा दिलाया कि भारत इस मुद्दे पर सतर्क रहेगा, जो नेसेसरी इंक्वायरीज होंगी, जानकारी मंगाई जाएगी। लेकिन ये जो सतर्कता है जो हम बरतने की बात कर रहे हैं, कैसी होगी, इसका पता आने वाले कल में चलेगा। भारत सरकार ने कह दिया है कि प्रोग्राम प्राइवेट एंटिटी आयोजित कर रही है, प्राइवेट पार्टीज कुछ मिल रही हैं, कोई बोलने वाला है, कोई इसको रिकॉर्ड करने वाला है, सरकार का उससे लेना देना नहीं है। इस बीच आवामी लीग ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट करके बांग्लादेश की सरकार को चुनौती भी दी है। लिखा है कि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार खौफ में है। वो पैसे खर्च करके पीआर कैंपेन चला के भ्रम फैला रही है कि ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। इसके साथ ही सरकार बांग्लादेशी पत्रकारों को धमका रही है, लेकिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि 5 अगस्त को शाम 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से शेख हसीना की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान वो बांग्लादेश लौटने के अपने फैसले और उससे जुड़े विषयों पर बात करेंगी। पार्टी का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तय समय पर ही होगी और इसका सीधा प्रसारण आवामी लीग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा, है ना, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, जहाँ जहाँ उनका अकाउंट होगा उस पर वो बीम करने वाले हैं, जिसमें शेख हसीना खुद अपने खिलाफ चलाए जा रहे सभी आरोपों, अफवाहों और गलत जानकारियों का जवाब देंगी। 5 अगस्त को यह प्रोग्राम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया आयोजित करने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना के साथ उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहम्मद हसन चौधरी, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिद्दीक और मशहूर क्रिकेटर साकिब उल हसन भी जुड़ने वाले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में हसीना अपने आगे के प्लान के बारे में बता सकती हैं। इसलिए आज राजदूत में हम इसी पर बात करेंगे कि आप वाकई शेख हसीना बांग्लादेश वापस जा सकती हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन देख रहे हैं, जिसका नाम है राजदूत। बांग्लादेश सरकार की सबसे बड़ी आपत्ति इन दिनों यही है कि भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं कर रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच एक प्रत्यर्पण संधि लागू है। बांग्लादेश की सरकार बार बार कहती है कि हसीना हमारी अदालत की नज़रों में मुजरिम है, इसलिए उन्हें हम सज़ा देंगे, लेकिन भारत सरकार ने आज तक उनकी इस रिक्वेस्ट पर रिएक्ट नहीं किया है। हाँ, भारत सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स को ज़रूर जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस कमेटी को लीड करते हैं। पिछले महीने इस कमेटी ने संसद में चिंता जताई थी कि शेख हसीना के भारत में रहने से क्या दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार उनके प्रत्यर्पण के मुद्दे पर क्या राय रखती है, ये भी संसदीय कमेटी ने पूछा था। सरकार ने इसके जवाब में कहा था कि अभी उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा जांच के अधीन है।
अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने यह भी जोड़ा अपनी बात में कि शेख हसीना को भारत की जमीन से राजनीति करने की इजाजत नहीं होगी। यही कंसर्न बांग्लादेश की सरकार भी 2 साल से उठा रही है। उनका मानना ऐसा है कि शेख हसीना हिंदुस्तान में कहीं छुपी हुई नहीं है। 2 सालों में उनके बयान लगातार आ रहे हैं, वो सुर्खियों में हैं। भारत के बड़े अखबारों को वो इंटरव्यू दे रही हैं, आर्टिकल्स लिख रही हैं। इन सब बातों से बांग्लादेश नाराज चल रहा है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि वो इस समय दिल्ली के लुटियंस बंगलो जोन में कहीं रह रही हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा था कि उन्हें एक दफे लोधी गार्डन में सिक्योरिटी डिटेल के साथ टहलते हुए भी देखा गया था। ये क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि शुरुआत में कन्फ्यूजन रहा कि शेख हसीना बांग्लादेश से जब निकली तो गई कहाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि इनिशियली प्लान उनका ब्रिटेन जाने का था, जहां वो राजनीतिक शरण का प्रोसेस शुरू करने वाली थी, और फिर अंततः उनका प्लान था भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी के साथ रहने का। लेकिन उस समय उन्हें ब्रिटेन आने की इजाज़त मिली ही नहीं। फिर खबर आई कि वो अगरतला में उतरी हैं, त्रिपुरा की राजधानी बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल लगी हुई है। भारत की इकलौती स्टेट कैपिटल है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। अगरतला गई और वहाँ से हिंडन, जहाँ भारतीय वायुसेना का एक बड़ा एयरबेस है दिल्ली के बगल में। तब से वो दिल्ली में ही रह रही हैं। पहले हिंडन में रही, उसके बाद में फिर दिल्ली में लुटियन जोन में आ गई, एक बंगला मिल गया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि हसीना की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी डिटेल को वहां तैनात किया गया है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स आम कपड़ों में उनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी वर्दी को वहां रखना ठीक नहीं होगा। शेख हसीना दिल्ली में अपनी बेटी साइमा वाजिद पुतुल के साथ रहती हैं। साइमा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर हैं, जिसका दफ्तर दिल्ली में ही है, इसलिए दोनों माँ बेटी साथ रहती हैं। ये बात बांग्लादेश की सरकार को पता है, इसलिए वो उनके प्रत्यर्पण की मांग लगातार करते रहते हैं। चुनाव से पहले जब मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चला रहे थे, तब वो भारत को इंटरपोल तक की धमकी दे रहे थे कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो हम इंटरपोल से मदद मांग लेंगे। जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी किसी एजेंसी की इसलिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में ही प्रत्यर्पण संधि है। जनवरी 2013 को यह संधि पर दस्तखत हुए थे। मकसद यही था कि कोई अपराधी अगर भागकर अगले देश चला जाए, भारत से अपराध करके कोई बांग्लादेश चला जाए या बांग्लादेश से अपराध करके कोई हिंदुस्तान आ जाए, तो उसे वापस भेजा जा सके। जुलाई 2016 में इस संधि में संशोधन कर इसे और आसान किया गया था। अब एक्सट्रेडिशन इंडिया बांग्लादेश में इजी हुआ है। कई बार भारत और बांग्लादेश इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। नूर हुसैन आवामी लीग का नेता हुआ करता था, उस पर 2014 में 7 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। हत्या के बाद नूर हुसैन हिंदुस्तान आ गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसे ड्यूली अरेस्ट किया गया और 12 नवंबर 2015 को हिंदुस्तान ने उसे बांग्लादेश को सौंप दिया, प्रत्यर्पण हुआ। इसी तरह बांग्लादेश ने भी असम में एक ज़माने में बड़ा एक्टिव एक संगठन रहता था, उल्फा, उसके अनूप चेतिया को इस संधि के तहत भारत को सौंप दिया था। 3 प्रमुख शर्तें हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसमें। नंबर 1, जिस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को वापस मांगा जा रहा है, उस अपराध के लिए दोनों ही मुल्कों में कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान होना चाहिए। यानी अगर अपराध दोनों ही देशों के कानून में गंभीर माना जाए, 1 साल से ज्यादा की सजा हो दोनों के लॉज में, तब जाकर प्रत्यर्पण का प्रोसेस होगा। दूसरी शर्त यह है कि केवल इल्जाम लगाना काफी नहीं है। जिस देश ने प्रत्यर्पण मांगा है उसे अदालत के दस्तावेज, वारंट, आरोप और अन्य कानूनी सबूत देने होंगे, ताकि जो दूसरा देश है ये जान सके कि मांग कानूनी रूप से सही है या नहीं है, लीगली साउंड है कि नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी शर्त पॉलिटिकल ऑफेंस को लेकर है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला केवल राजनीतिक प्रकृति का माना जाता है कि सरकार को क्रिटिसाइज करता है यह व्यक्ति, तब दूसरा देश प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि जो इसमें क्रिमिनल केसेस होंगे, मर्डर, जेनोसाइड, वॉर क्राइम जैसे गंभीर अपराध, उसको माना जाएगा, उसे सिर्फ पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यही पेच फंसा हुआ है। शेख हसीना का मामला इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल ऑफेंस का है, इसलिए भारत सरकार शेख हसीना को वापस भेज नहीं रही है। हालांकि सरकार ने इसका जवाब अब तक खुद अपनी जबान से नहीं दिया है। वो कहती यही है कि हम प्रत्यर्पण की मांग की जांच कर रहे हैं, हम अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। जानकार शुरुआत से यही कह रहे हैं कि भारत सरकार खुद से शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगी, क्योंकि उन्हें वहां फेयर ट्रायल मिलने की उम्मीद नहीं है और जान का खतरा तो है ही। शेख हसीना लेकिन अब खुद कह रही है कि जाना है बांग्लादेश, दिसंबर में जाऊंगी, और अपने आप को अदालत के सामने पेश करने की बात भी कह रही हैं। यहाँ
ये लाइन आपको सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगी होगी क्योंकि वहां की अदालत ने तो मौत की सजा सुनाई है। फिर शेख हसीना उसी अदालत के सामने क्यों जाना चाहती हैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया या कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा हो गया? यहीं पर एक, जिसको कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स, पेंच है। शेख हसीना को जिस अदालत ने सजा सुनाई है वो है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी। शेख हसीना की ही बनाई हुई अदालत है, लेकिन इससे सजा मिलने के बाद भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट, आईसीटी और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट एक ही जैसी अदालतें नहीं है। आईसीटी एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है जिसे शेख हसीना ने बनाया था वॉर क्राइम और जेनोसाइड जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए। इसी अदालत के फैसलों के बाद जमात इस्लामी के कई नेताओं को फांसी दी गई थी, जिसकी वजह से इल्जाम लगे थे कि यह अदालत पॉलिटिक्स से मोटिवेट हो रही है। अब जब राजनीति की धारा बदल गई है तो आईसीटी की तलवार शेख हसीना की ओर ही घूम गई है। इस अदालत ने जून 2025 में शेख हसीना के खिलाफ सुनवाई शुरू की थी। किसने शिकायत की? आप याद कीजिए, अगस्त 2024 में शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलने से पहले बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई थी आरक्षण के विषय पर। संयुक्त राष्ट्र कहता है, यूएन, कि इस दौरान कम से कम 1400 लोग मारे गए, ज्यादातर पुलिस एक्शन में। इन्हीं के बीच वो छात्र प्रदर्शनकारी भी थे जो इस आंदोलन का कोर थे। जो मारे गए छात्र थे उनके माता पिताओं में से कुछ ने आईसीटी में शिकायत की, हसीना की। अब यहां साफ समझ में आ रहा है कि क्रांति के जो शहीद हैं उनको आगे किया जा रहा है ताकि भावनाओं का ऐसा ज्वार पैदा हो कि तर्क का मोल न बचे। जून में सुनवाई शुरू हुई 2025 में और नवंबर में फैसला भी दे दिया अदालत ने सजाए मौत का। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश की आईसीटी से अब भी बड़ा दर्जा रखती है। अगर आईसीटी कोई फैसला सुनाता है तो आखिरी फैसला वो नहीं माना जाएगा, उसके खिलाफ बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यही वजह है कि अगर आईसीटी शेख हसीना को दोषी ठहरा भी देती है, जो कि दे चुकी है, उनके पास कानूनी रास्ता खुला है, वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक लगा दे, फैसला पलट दे या सुनवाई जारी रखे तो ये जो रियलिटी है फांसी वाली, वो बदल भी सकती है। यानी कानूनन तो हसीना के बचने का रास्ता अब भी खुला हुआ है। इसलिए लगता है कि दिसंबर महीने का जो प्लान शेख हसीना बना रही हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना भी शामिल होगा। एक और जरूरी बात है, ध्यान दीजिए कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी शेख हसीना के मामले में यूनुस सरकार से नरम रुख रखती है। दो पार्टियां हैं जो शेख हसीना को फांसी देने का पुरजोर समर्थन करती हैं, जमात इस्लामी बांग्लादेश और नेशनल सिटीजन पार्टी, है ना, एनसीपी वहां भी है। चुनावी कैंपेन में इन दोनों पार्टियों ने हसीना को सजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन तारिक रहमान ने कैंपेन में सीधे ये मुद्दा नहीं उठाया था। उन्होंने कहा था न्याय होगा। 14 फरवरी को जब प्रधानमंत्री वो बन गए तो तारिक रहमान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब उनसे पूछा गया कि क्या आप शेख हसीना को भारत से वापस लाएंगे। तब उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा था कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, हम कानून का पालन करेंगे। कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या करने वाले हैं। अब भी उनकी सरकार का रुख इसी तरह का मालूम पड़ता है कि वो शेख हसीना के मामले में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं जब तक कि कुछ होता नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश की सरकार से मांग की जा रही थी कि आप शेख हसीना के भारत भागने की जांच कीजिए। बांग्लादेश में कुछ लोग मांग कर रहे थे, पता लगाइए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किसने निकाला उनको ढाका से, किसने मदद की थी। लेकिन आज ही बांग्लादेश की सरकार ने साफ किया है कि वो इसकी जांच नहीं करने वाले हैं। मतलब तारिक रहमान की प्राथमिकताओं में ये विषय उतना आगे भी नहीं है। लेकिन अगर शेख हसीना वापस आ जाती हैं तो चुनौती तारिक के लिए ही बन जाएंगी। तारिक अभी कुछ इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के सामने एक उदार छवि पेश करनी। सनद रहे शेख हसीना की सरकार में लाख बुराइयां रही होंगी, लेकिन उन पर कभी इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का इल्जाम नहीं लगा। तारिक रहमान की माता और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर कट्टरपंथियों को लेकर नर्म रवैया रखने का इल्जाम लगता था। तारिक रहमान इसी इल्जाम से बचना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही बात इस तरफ बढ़ने लगेगी, पश्चिम में उनके सारे जो शुभचिंतक हैं उनसे मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए संभव है कि हसीना को लेकर तारिक उदारता बरतें, बस उन्हें जमात और नेशनल सिटीजन पार्टी को काबू में रखना होगा क्योंकि यही दो धड़े हैं जो हसीना को लेकर सबसे ज्यादा उग्र हैं। यहाँ एक पेज भी है, तारिक उतने ही उदार होना चाहेंगे जितने में उनका अपना नुकसान न हो, क्योंकि तारिक की सफलता जो आज आप देख रहे हैं उसमें एक योगदान आवामी लीग पर लगे बैन का भी है। फरवरी 2026 में जो चुनाव हुए उसमें मुकाबला बराबरी का नहीं था। बीएनपी अकेली बड़ी पार्टी थी क्योंकि आवामी लीग तो आपने बैन कर रखी थी।
आज आवामी लीग के पास भले जातीय संसद में कोई मेंबर न हो, लेकिन उसके कार्यकर्ता हैं, नेता अब भी हैं। कम बोलते हैं लेकिन हैं। हसीना अगर बांग्लादेश लौट जाती हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरती हैं तो वो अपनी पार्टी में नई जान फूंक सकती हैं, और तब न सिर्फ तारिक के लिए चीज़ें बदल जाएंगी, बल्कि जमात और एनसीपी के लिए भी चुनावी राजनीति मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सरकार और विपक्ष की कुर्सी एक बार फिर दो बड़ी पार्टियों के बीच रोटेट होने लगेगी, आवामी लीग और बीएनपी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन नथी है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और वो लेकिन है इस प्रश्न में कि क्या लीग दोबारा लोगों के मन में अपने लिए जगह बना पाएगी। लंबे आवामी लीग रूल ने बांग्लादेश में उसके लिए भारी एंटी इनकम्बेंसी पैदा करके रखी है, जो अभी ख़त्म नहीं हुई है। और फिर शेख हसीना उतनी भी उदार नेता नहीं थी जितना उनका पीआर कहता था। उनके राजनीतिक विरोधियों को किस तरह ठिकाने लगाया गया, ये डॉक्यूमेंटेड है। आखिरी चुनाव तो वो अकेले लड़कर जीती थी, क्योंकि जमात बैन थी और बीएनपी के सारे नेता जेल में भर दिए गए थे, तो पार्टी ने चुनाव का बॉयकॉट किया था। इन सब के चलते हसीना बहुत अनपॉपुलर हैं, तो वो अगला कदम बहुत सोच समझ कर ही उठाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है, उनकी जान भी। इतिहास में इस तरह के बेशुमार उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जब नेता दूसरे देशों में निर्वासन में रहे, बरसों बाद लौटे तो बड़ा बदलाव आया। ईरान का एग्जाम्पल है। रुहुल्लाह खुमैनी पहले इराक में फिर फ्रांस में रहे, वहाँ से लोगों के लिए बयान जारी करते रहे, क्रांति के लिए ज़मीन तैयार करते रहे। जब ईरान वापस लौटे तो सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले उन कॉमरेड्स को मारा जिन्होंने क्रांति में उनकी मदद की थी। वेनेजुएला आई है ईरान से। वेनेजुएला के हुआन ग्वाइडो निर्वासन में रहकर देश के नाम संदेश जारी करते रहे, जिसकी वजह से मदुरो उन्हें देश का दुश्मन बताते रहे। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनज़ीर भुट्टो कई साल निर्वासन में रही। 2007 में जब देश में लौटी तो मुल्क ही बदल दिया, चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी। और क्यों दूसरे देशों की बात करना, बांग्लादेश का ही उदाहरण हमारे पास में है। तारिक रहमान जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, 19 साल निर्वासन में रहे हैं। शेख हसीना की सरकार में उनकी देश में एंट्री पर बैन था, पर वो देश लौटे, चुनाव लड़ा और अब प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना के सामने सबसे बड़ी चुनौती आईसीटी की सज़ा से बचने की है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आती हैं तो उनकी परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन दिसंबर आने में अभी 3 महीने बाकी हैं। इन 3 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। भारत के लिए चुनौती क्या है? भारत के लिए चुनौती है इन सारे बदलावों के बीच भारत बांग्लादेश संबंधों को पटरी पर बनाए रखना। अगस्त 2024 की घटनाओं को लेकर भारत ने अपनी समझ तैयार करने में वक्त ले लिया था। भारतीय न्यूज़ चैनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर शोज बनाकर चलाते रहे और ढाका की सड़कें खून से लाल होती रहीं। विदेश मंत्रालय खुलकर ये भले न कहता हो, लेकिन अब भारत ये स्वीकारने लगा है कि ढाका में एक नई चुनी हुई सरकार है, और वो सरकार उस देश पर राज करती है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। यूनुस के ज़माने में भारत बांग्लादेश संबंधों ने बहुत बुरा दौर देखा था, लेकिन तारिक रहमान के आने के साथ चीज़ें सुधरी हैं। अधिकारियों का आना जाना शुरू हुआ है। भारत ने टूरिस्ट वीज़ा खोला है। आप देखिए कि किसी करियर डिप्लोमेट की जगह बांग्ला कल्चर को समझने वाले और संजीदा शख्सियत रखने वाले दिनेश त्रिवेदी को हाई कमिश्नर बनाकर भेजा गया है वहाँ पे, और इतिहास में पहली बार बांग्लादेश में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर को कैबिनेट रैंक भी दिया गया है। क्लियर है कि भारत अगस्त 2024 की घटनाओं को अब पीछे छोड़ना चाह रहा है, वरना बांग्लादेश के साथ जिन योजनाओं पर हम काम कर रहे थे वो लटक जाएंगे। भारत के बहुत सारे प्लान्स हैं। अगरतला से हम कलकत्ता सीधी कनेक्टिविटी चाहते हैं वाया बांग्लादेश। हमारे पोर्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं, कितनी ही रेलवे लाइंस पे काम चल रहा है, हाईवेज़ हैं। तो बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन चल रहा था हसीना के ज़माने में, जिसको भारत करना चाहता है रिवाइव। दूसरी तरफ शेख हसीना है, जिनके मुल्क की आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान की फ़ौज ने लड़ी, जिनकी निर्वासित सरकार कभी कलकत्ता से चलती थी। इन्हीं के पिता शेख मुजीब जब अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क नहीं रहे, तब बार बार भारतीय एजेंसियों ने चेताया कि सर आपकी जान को खतरा है। जब एजेंसियों की आशंका सच हो गई तो हसीना को फिर पनाह भी हिंदुस्तान नहीं दी। ऐसे में भारत सरकार के लिए स्थिति जटिल है। वो न हसीना से किनारा करना चाहती है और न ही ढाका को खुद से दूर करना चाहती है। फिर भारत की एक स्थापित नीति भी है कि दूसरे देशों के आंतरिक मसलों पर राय हम नहीं रखते हैं और न ही अपने यहाँ के विषयों पर दूसरों की राय को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हसीना के 5 अगस्त वाले इवेंट को लेकर अगर ढाका में असहजता है तो दिल्ली में भी सतर्कता है। क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक हो जाएगी, और हुई तो शेख हसीना इसमें क्या क्या बोलेंगे, जानकारी हम आपको राजदूत में ज़रूर देंगे। इसी वादे के साथ हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।